नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस जीएस पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है उसमें 2023 में जो प्रश्न आए थे उसके 4 प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। पहला है, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सामाजिक प्रभाव किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में घटित होता है। यह किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व या किसी करीबी के आचार विचार एवं कृत्यों के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव को इंगित करता है। अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञाकारिता सामाजिक प्रभाव के 3 आवश्यक तत्व हैं। अनुरूपता व आज्ञाकारिता एक समाज के भीतर सामंजस्य की भावना को संभव बनाते हैं जो किसी भी समाज में सहयोग एवं आदर्श अभिविन्यास को बढ़ावा देते हैं। एक बार फिर से पढ़ें कि लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव मैंने क्या हुआ कि जैसे लोक प्रशासन है तो उस पर हमारे परिवार का क्या असर पड़ता है, मेन तो ये हो गया। और फिर हमारे जो शिक्षण संस्थान है उसका असर हमारे लोक प्रशासन पे कैसे पड़ेगा। फिर हम कह लें कि हमारे जो मित्र समूह हैं, रिश्तेदार हैं, उनका क्या असर पड़ेगा सामाजिक प्रभाव पे, मतलब ये लोक प्रशासन पे। फिर हम कह लें कि हमारी धर्म संस्कृति है ना, और हम कहाँ से आए हैं, गांव से कि शहर से, कैसे विद्यालय में पढ़ाई लिखाई किए हैं, उन सब का प्रभाव हमारे लोक प्रशासन पे पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिनका असर, जो सामाजिक प्रभाव समाज वाली चीज़ें जो हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डाली हैं उनका असर लोक प्रशासन में पड़ता है। और इंसान जो है वो इसे एक सामाजिक जंतु ही है, समाज में ही रह रहा है, समाज में ही जन्मा है, समाज में उसका पालन पोषण हुआ है। तो जो समाज से मूल्य सीखे रहेगा उसका वैसे ही वो अप्लाई करेगा लोक प्रशासन पे। चलिए पढ़ते हैं फिर से इसको कि सामाजिक प्रभाव किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक प्रभाव किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में घटित होती है। ठीक है, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार हो गए, टीचर हो गए, एक्टर हो गए, खिलाड़ी हो गए, नेतागण हो गए, जो वो कोई मान लो ऐतिहासिक कोई व्यक्तित्व हैं वो हो गए। इसके अलावा कोई जैसे पौराणिक व्यक्ति हो गए, राम कृष्ण है ना, हनुमान इत्यादि, यहाँ सबसे प्रेरित हो सकते हैं। किसी बुक से प्रेरित हो सकते हैं जैसे कि रामायण, महाभारत है ना, भगवत गीता इत्यादि। यह किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व या किसी करीबी के आचार विचार एवं कृत्यों के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव को इंगित करता है कि हमारा सामाजिक प्रभाव पड़ा, उनके आचार विचार जो हैं वो मेरे ऊपर मतलब मुझको प्रभावित करते हैं। अनुरूपता, अनुपालन एवं आज्ञाकारिता सामाजिक प्रभाव के 3 आवश्यक तत्व हैं। अनुरूपता व आज्ञाकारिता एक समाज के भीतर सामंजस्य की भावना को संभव बनाते हैं जो किसी भी समाज में सहयोग एवं आदर्श अभिविन्यास को बढ़ावा देते हैं। अब लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की भूमिका क्या है? नवीन विचारों को प्रोत्साहन, सरकारी योजनाओं को निष्पादित करना, नियमों का पालन, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन देना, ये ऐसे प्रभाव पड़ते हैं लोक प्रशासन में। सामाजिक प्रभाव की भूमिका, नवीन विचारों को प्रोत्साहन, इसके द्वारा लोक प्रशासक आम जनता के रूढ़िगत विचारों तथा व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाकर नवीन विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है। सरकारी योजनाओं को निष्पादित करना, कभी कभी दबाव में सामाजिक प्रभाव द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन किया जाता है,
जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लिए मशहूर हस्तियों को राजदूत बनाना सामाजिक प्रभाव की ही अभिव्यक्ति है। नियमों का पालन, यह लोगों को उन नियमों का पालन करने में सहायक है जो उनके लिए असुविधाजनक हैं। जैसे जिला कलेक्टरों द्वारा सुबह लोगों के घरों में जाकर कूड़े के निपटारण से पहले उसे पृथक करने हेतु लोगों को राजी करना। अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन देना, उदाहरण के लिए आय घोषणा योजनाओं के तहत कुछ जुर्माने के साथ काले धन की घोषणा करने वाले लोगों को कुछ रियायत दी गई। जिसमें लोगों को दंडित करने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार सामाजिक प्रभाव बालिका शिक्षा, महिलाओं के अंतर्जातीय विवाह और मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों से निपटने के संदर्भ में एक प्रभावी गुण है। ये विधियां लोकतांत्रिक हैं जो समन्वय पर जोर देने के लिए गांधीवादी आदर्शों के साथ तालमेल रखती हैं। ये सिविल सेवाओं में सभी हितधारकों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हुए व्यवहार परिवर्तन में सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 200 शब्दों में 12 अंक का। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एथिकल गवर्नेंस? तो नैतिक शासन क्या है, एथिकल गवर्नेंस क्या है, ये बताना है। अब इसे देखें, अगर नैतिक शासन क्या होगा, एथिकल गवर्नेंस ऐसा गवर्नेंस जिसमें लोक सेवक जो है नागरिकों के कल्याण हेतु अच्छे से कार्य करें, है ना। उसमें कुछ गुण होंगे जैसे कि उसमें ईमानदारी हो, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता हो, सत्यनिष्ठा हो, सेवा भाव हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, है ना। और नैतिक शासन को चलाने के जो उपाय के रूप में ई गवर्नेंस अप्लाई हो अच्छे से, यही सब है नैतिक शासन। कि जनता का कल्याण हो, जो गरीब वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, महिलाएं हैं, एससी एसटी हैं, उनके कल्याण सही प्रकार से हो पाए, सेवा उन तक द्रुत गति से पहुँचे, किसी प्रकार का भेदभाव, असमानता, ये सब चीज़ें ना हो, तो इसे कहेंगे हम नैतिक शासन। इसमें कौन सी बड़ी कठिन बात है? जहाँ पे ये सब बातें होंगी नहीं, वो शासन कैसा नैतिक रहेगा? तो नैतिक शासन यही सब है। उदाहरण बताइए। तो उदाहरण यही बताएंगे कि कोई दिव्यांगजन है तो उसके कल्याण वाली जो भी योजनाएं हैं वो सही प्रकार से उस तक पहुँचे। जो लोक सेवक हैं वो किसी प्रकार की भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, एकदम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ईमानदारी से काम करें, लूट खसोट ना करें, चोरी डकैती ना करें जा कर के प्रशासन में। तो वो हमारे उदाहरण हो गए। चलिए पढ़ते हैं। 200 शब्द में लिखना है इसको। यह शासन का एक तरीका है, नैतिक शासन, जिसका संबंध व्यवसाय, सरकार, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखभाल आदि में प्रबंधन और नीति बनाने से संबंधित गतिविधियों के सही और उचित आचरण से है। नैतिक शासन सतत विकास, वित्तीय मंदी एवं आर्थिक गिरावट, गरीबी उन्मूलन, असमानता को रोकने, मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों से घनिष्ठता से जुड़ा है। नैतिक शासन की सफलता के लिए पारदर्शिता, खुलापन, सूचना प्रवाह और संचार में संगतता होनी चाहिए। यद्यपि व्यापक जानकारी का प्रवाह और सूचनाओं तक पहुंच पाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, जिसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और ई शासन के कार्यान्वयन के माध्यम से हल किया जा सकता है। उदाहरण, एक नौकरशाह अपने कार्यालय में आने वाले लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य तो होता है, लेकिन यदि वह बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने, देखो उदाहरण कितना अच्छा दे रहा है। एक नौकरशाह अपने कार्यालय में आने वाले लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य तो होता है, लेकिन यदि वह बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद आने वाले थके हुए बुजुर्ग के लिए एक गिलास पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराता, तो इसके लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक सेवा और परोपकारिता की भावना ही
उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये नैतिक शासन है कि जहाँ पर जो चीज़ें बाध्यकारी नहीं हैं उसको भी खुद से कर ले इंसान, वो होगा नैतिक शासन। इसी तरह से आधार के साथ बायोमेट्रिक डेटा के बेमेल होने के बावजूद अधिकारी को लाभार्थियों को, विशेष रूप से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के वितरण की अनुमति देनी चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसी सेवाओं से मना करने पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए करुणा और मानवीय गरिमा नैतिक शासन का आधार होते हैं। करुणा और मानवीय गरिमा। हालांकि नैतिक शासन की राह में प्राधिकरण या पद की स्थिति का उल्लंघन, उपेक्षा, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक गोपनीयता जैसे नैतिक मुद्दे भी उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रभावी कानून प्रबंधन के प्रति नए दृष्टिकोण, विसल ब्लोअर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को लागू कर और एथिक्स ऑडिट आदि की सहायता से इसे कम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स? ह्यूमन एक्शन में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। नीति शास्त्र में मानव कर्म ने ह्यूमन एक्शन, एथिक्स में हम ह्यूमन एक्शन शब्द का यूज करेंगे मानव कर्म के स्थान पे। नीति शास्त्र में ह्यूमन एक्शन का तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा उनके नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों एवं विश्वासों। नीति शास्त्र में यानी कि एथिक्स में ह्यूमन एक्शन का तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा उनके नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों, विश्वासों के आधार पर किए गए सजग एवं सचेत चुनाव से है। ह्यूमन एक्शन क्या है कि उस व्यक्ति के सिद्धांत, मूल्य और विश्वास क्या है, उसके आधार पर सजग और सचेत रूप से जो चुनाव कर रहा है कि ये काम करेंगे, वो है ह्यूमन एक्शन। यह नैतिक दर्शन में एक केंद्रीय अवधारणा है क्योंकि यह हमारे कार्यों के पीछे के कारणों एवं उनके नैतिक महत्वों की जांच करता है। ह्यूमन एक्शन में नैतिकता के निर्धारक क्या हैं? मानवीय कर्म का उद्देश्य। मानवीय कर्म में परिस्थिति जन्य सापेक्षता, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मानदंड, विवेक एवं सहानुभूति। मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक क्या हैं? तो मानवीय कर्म का उद्देश्य क्या है? मानवीय कर्म, ह्यूमन एक्शन का उद्देश्य उसके नैतिकता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या उद्देश्य? किसी कार्य का सही उद्देश्य उस कार्य को नैतिक रूप से सही निर्धारित करता है, जबकि किसी कार्य का गलत उद्देश्य उसे अनैतिक कार्य की श्रेणी में रखता है। मानवीय कर्म में परिस्थिति जन्य सापेक्षता। किसी कार्य व निर्णय की नैतिकता उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आवश्यकता होने पर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा से बचाने के लिए झूठ बोलना परिस्थिति जन्य रूप से सही है, जबकि झूठ बोलना नैतिक रूप से सही नहीं है। व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य भी मानव कर्म को प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति किसे महत्व देता है, ईमानदारी, करुणा, न्याय आदि का उसकी पसंद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मूल्य में मलाला यूसुफजई के विश्वास ने तालिबान के दमनकारी शासन को चुनौती दी। सामाजिक मानदंड। किसी समाज या समुदाय के मानदंड भी ह्यूमन एक्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर किसी के नैतिक चुनावों को आकार देती हैं। विवेक एवं सहानुभूति। मानव विवेक तथा दूसरों के प्रति समानुभूति नैतिक कार्यों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये आंतरिक तंत्र व्यक्तियों को दूसरों पर उनके कार्यों के प्रभावों पर विचार करने हेतु प्रेरित करते हैं। ह्यूमन एक्शन में नैतिकता के परिणाम। व्यक्तिगत भलाई। नैतिक कार्य किसी व्यक्ति की
व्यक्तिगत भलाई एवं संतुष्टि की भावना में योगदान करते हैं। नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप रहने से व्यक्ति में आत्मसम्मान एवं आंतरिक शांति बढ़ सकती है। मदर टेरेसा का बीमार एवं निराश्रितों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव। सामाजिक सद्भाव। सामाजिक स्तर पर सामाजिक सद्भाव एवं सामंजस्य बनाए रखने के लिए नैतिक कार्य मौलिक हैं। वे समुदायों के भीतर न्याय निष्पक्षता को कायम रखते हैं। रंग भेद उपरांत दक्षिण अफ्रीका में मेल मिलाप एवं क्षमा के प्रति नेल्सन मंडेला की प्रतिबद्धता। पारस्परिक संबंध। नैतिक कार्य रिश्तों में विश्वास एवं सम्मान को बढ़ावा देते हैं। वे स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देकर संघर्षों को कम करते हैं। वैश्विक प्रभाव। नैतिक कार्यों के वैश्विक स्तर पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जैसे मुद्दों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, ग्रेटा थुनबर्ग के जलवायु कार्यवाही हेतु आह्वान के नैतिक रुख ने एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया तथा पर्यावरण नीति पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को प्रभावित किया। अतः ह्यूमन एक्शन में नैतिकता के निहितार्थ एवं परिणामों द्वारा व्यक्तियों, समुदायों तथा विश्व भर में नैतिक कार्यों के गहरे प्रभाव को देख सकते हैं जो नैतिक व्यवहार को समझने एवं बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करते हैं। ह्यूमन एक्शन में हम ये भी ला सकते हैं कि कैसे हम जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग रह सकते हैं, कि ऐसे कार्य करें, ऐसे चीज़ों की यूज करें जो इको फ्रेंडली हो। जलवायु प्रदूषण, परिवर्तन, प्रदूषण हो गया, इन सब के प्रति भी हमारा जो ह्यूमन एक्शन है वो इसको प्रभावित कर सकता है। क्या करता है। चौथा प्रश्न, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? तो पब्लिक लाइफ यानी कि लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है भाई? मुख्य सिद्धांत यही है: सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता, नेतृत्व। यही है पब्लिक लाइफ के मुख्य सिद्धांत। यही सब गायब तो क्या बचा? लोक जीवन के सिद्धांत, जिन्हें अक्सर नोलन सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। नोलन सिद्धांतों। लोक जीवन के सिद्धांत, जिन्हें अक्सर नोलन सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, लोक सेवकों व अधिकारियों के नैतिक आचरण की आधारशिला है। इसमें सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता, नेतृत्व प्रमुख सिद्धांत हैं जो विश्वास एवं सुशासन सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। सत्यनिष्ठा, यह मूल सिद्धांत ईमानदारी एवं नैतिक उत्थान की मांग करता है। लोक अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए तथा भ्रष्टाचार या हितों के टकराव से मुक्त रहना चाहिए। उदाहरण, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन समाज के लाभ के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में अटूट सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। जवाबदेही, लोक अधिकारी जब अपने कार्यों व निर्णयों के लिए जवाबदेह होते हैं एवं सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं तो जन विश्वास एवं सुशासन में वृद्धि होती है। उदाहरण, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सूचना एवं पारदर्शिता की मांग कर अधिकारियों को जवाबदेह बनाने हेतु सशक्त करता है। पारदर्शिता, यह सिद्धांत सरकारी निर्णयों एवं प्रक्रियाओं में खुलेपन पर जोर देता है। उदाहरण, स्वीडन का एलेमेंसरेट्टेन स्वीडन का घूमने का अधिकार सार्वजनिक एवं निजी भूमि तक पहुंच की अनुमति देता है, जिससे भूमि उपयोग एवं संरक्षण में पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी,
इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक अधिकारी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या प्राथमिकताओं के बजाय साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। उदाहरण, न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून एवं पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष रूप से मामलों का फैसला करें। नेतृत्व, इसमें एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना, दूसरों को प्रेरित करना एवं सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना शामिल है। उदाहरण, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और वायरस से निपटने के प्रयासों का नेतृत्व करके कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन किया। अतः लोक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने एवं नागरिकों में भरोसा सुनिश्चित करने के लिए लोक जीवन के ये सिद्धांत आवश्यक हैं। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हो गए। इसके पहले जो 4 प्रश्न पढ़े थे उसको बहुत तेजी से भागते भागते दोहराते हैं। नैतिक अंतर्दृष्टि क्या होता है? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? नैतिक अंतर्दृष्टि का एक प्रकार का विवेक है ये, जो हमें इस बात की क्षमता विकसित करता है कि हमें आस पड़ोस को समझने में हमारी जो समझ है उसको बढ़ाता है। किसी भी चीज़ की वास्तविक प्रकृति क्या है उसके बारे में बताने में हमको सक्षम बनाता है। नैतिक अंतर्दृष्टि लोक सेवकों के लिए सहायक है किन चीज़ों में? कि लोक हित को समझकर उसका कल्याण करने में, स्वार्थ से बचने में, भ्रम की स्थिति को समझकर निर्णय लेने में, अपने समीपस्थों के व्यवहार को समझने उसके अनुसार निर्णय लेने में, आत्म केंद्र से मुक्त होकर परार्थ पर ध्यान देना, निष्पक्षता का व्यवहार करना, नींद से जागृति की अवस्था में लाना, नैतिक निर्णय निर्माण में भूमिका, नैतिक द्वंद्वों के समाधान में भूमिका, विभिन्न विरोधी हितों को समझना, इन सब में नैतिक अंतर्दृष्टि उपयोगी है। सेवा भाव क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति का साहस। सेवा भाव क्या है? बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के संविधान के आदर्शों का पालन करना। जैसे गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किया गया कार्य, राम के लक्ष्मण के द्वारा की गई सेवा। सिविल सेवक में सेवा भाव का महत्व क्या है? इससे गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान में भूमिका। लोक सेवक में सेवक और लोक महत्वपूर्ण है, ना कि अधिकारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श का पालन। कमजोर वर्गों के उत्थान हो जाता है सेवा भाव रहेगा मन में, तो इससे खुद की मानसिक शांति और व्यक्तित्व निर्माण में मददगार होगा। पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की आधारशिला है जवाबदेही, मतलब ये सेवा भाव। दृढ़ विश्वास का साहस क्या होता है? कि लोक सेवक जो है अपने मूल्यों और प्रेरणाओं पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहें और निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति करें। सरदार पटेल द्वारा रियासतों का एकीकरण करना। IAS दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा बजरी माफिया के विरुद्ध संकल्प। विसल ब्लोअर का भ्रष्टाचार के विरुद्ध साहस। दृढ़ विश्वास के साहस का मूल्य का महत्व लोक सेवक के लिए क्या है? जब दृढ़ विश्वास होगा उसके अंदर में, तो दबाव, भय, लालच, खतरे से प्रभावित नहीं होगा। निहित हितों से परे जाकर राष्ट्रीय और संवैधानिक हितों का पालन करने का साहस। सत्य, निष्ठा, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन का आधार है। ये कानून का शासन स्थापित होगा, सामाजिक न्याय बढ़ेगा इससे। तो इन सब से क्या होगा भाई? जॉन रॉस के न्याय सिद्धांत जो है वो लागू हो पाएगा। बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उसके मूल्यों को सीखता है, उससे मूल्यों को सीखता है। इस आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका क्या है? तो भाई जी, मूल्य क्या है? एक आदर्श है, जैसे कि ईमानदारी, करुणा, न्याय, बड़ों का आदर करना, ये अमूर्त होते हैं। और परिवार का असर पड़ता है मूल्यों के विकास में। जैसे कि उनको पुरस्कार दे दिए तो बच्चे का मन बढ़ेगा अच्छे काम करने के लिए। माता पिता व्यवहार से सीखते हैं बच्चे लोग, उनकी पोषण, समर्थन से बढ़ते हैं आत्म जागरूकता, समाधान। और परिवार में जो है कौन सी कहानियाँ सिखाई जा रही हैं, कैसे मूवी, कार्टून बच्चे देख रहे हैं, तो उसका असर पड़ता है। फिर समाज की भूमिका क्या है? तो जो रीति रिवाज हैं अलग अलग, उससे मूल्य का विकास होता है। रक्षाबंधन से वफादारी का, होली से अपनेपन का
विकास हो रहा है। धर्म संस्कृति हमको सहिष्णुता, पारस्परिक स्वीकृति का मूल्य सिखाती है। जो महत्वपूर्ण हस्ती वगैरह हैं तो उनके खान पान व्यवहार से के मूल्य हम सीखते हैं, और खुलापन, पारदर्शिता जैसे मूल्य भी हम सीखते हैं समाज से। फिर अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसे रचनात्मकता, प्रतिस्पर्धा जैसे मूल्य सीखे जा सकते हैं अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो। फिर अभिवृत्ति के विभिन्न अवयव क्या हैं, तो अभिवृत्ति के 3 अवयव हैं: भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। अभिवृत्ति के निर्माण में जो है परिवार, परिचित, संस्थान, संस्कृति, सामाजिक समूह, इन सब की भूमिका होती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।